ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज अपने कंप्लीट हो गए। ये बेसिक टिश्यूज को जो ब्रॉडली डिवाइड किया गया है वो कंप्लीट हो गया। उसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया? फर्स्ट एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मसल एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। ओके, जिसमें ब्रॉडली वैरायटी वाला कनेक्टिव टिश्यू है, बाकी सभी अपने आप में स्पेसिफिक है बच्चा, है ना। नाउ कम टू इन टिश्यू। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन वाले में बताया था कि किसी भी ऑर्गन को अगर आप कट करके उसकी एनाटॉमी देखना चाहोगे तो आपको ये चारों टिश्यू वहां पे मिलेगी। ओके, ऐसा बताया है। कहीं से भी आप कट करके देखने जाओगे, उसकी एनाटॉमी हिस्टोलॉजी की स्टडी करोगे तो आपको ये चारों टिश्यूज उसमें मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की। तो इसका मतलब कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो बना हुआ है वो सब इन्हीं टिश्यू के अलग अलग कोऑर्डिनेशन से वो फाइनली वो स्ट्रक्चर को अचीव किया होगा। ठीक है बच्चा। तो अब अपने को क्या देखना? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद कुछ एनिमल्स पे स्टडी करके एनाटॉमी को समझना है। द बेसिक टिश्यूज मेंशन अबव। पहले बताओ टिश्यू होते क्या है? व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? हम यहाँ से पूछ रहे हैं या तुम लोग जाओगे? द बेसिक टिश्यूज मेंशन अबव, जो आपने पढ़े हैं अभी, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन पहले एमसीक्यू यही है। विच इन टर्न एसोसिएटेड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन ये भी इजी है, कोई नहीं पूछता। ठीक है, इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब तक मल्टी सेल नहीं होगा तब तक आप टिश्यू ही नहीं बोल सकते और ऑर्गन नहीं बोल सकते, तो इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग नहीं निकलता उसका। यूनिसेलुलर में आप टिश्यू या ऑर्गन तक जाओगे ही नहीं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर। क्यों हो रहा है ये? कोई किसी से कोलैबोरेट क्यों करता है? कोई भी फंक्शन जो चल रहा है उसको एफिशिएंटली और मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, आउटपुट के लिए वो करेंगे वहां पे। तो मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कंस्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिज्म। ओके, अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है। तो इसमें सिंपल आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए उनके बीच में एसोसिएशन होना चाहिए। ईच ऑर्गन इन अवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, दैट इज एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है ना वन और मोर, इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम कहें नेल्स। तो नेल्स हो गया इंटेगुमेंट्री पार्ट का, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो यहाँ तक नर्वस की सप्लाई हम नहीं बात करेंगे, ये डेड है। स्किन, तो स्किन की अपर लेयर, स्किन अपने आप में एक ऑर्गन है और लार्जेस्ट ऑर्गन है अपने बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन वर्ड जब यूज करेंगे तब आंसर बदल जाता है लीवर। ओके बच्चे, तो स्किन की जो ये सरफेस है, यहाँ तक नर्व्स की सप्लाई अलग अलग तरीके से है। ऊपर वाला जो है वो केराटिनाइज्ड है, वो डेड है, लगभग डेड। ओके बच्चा, एसोसिएटेड है, समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ लिखा है वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू। बट जब आप इंटरनली बात करोगे तो वहां पे उनका एसोसिएशन चारों टिश्यू का है। ठीक है बच्चा, कंसेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है। ओके, कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, कहीं पे मसल्स ज्यादा हैं, कहीं पे कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होंगे। क्लियर है? We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible traits। जो आपने एनिमल किंगडम में उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ते हुए देखा था, ठीक है, तो उसका एक पैटर्न कहीं पे ऐसा था कि कहीं पे अच्छी एक्टिविटीज आ गई थी, अच्छे सिस्टम आ गए थे, फिर वो डिसअपियर हुए। जैसे इसमें आप देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिलिडा में पहले ही आया और क्लोज टाइप का आया, देन ऑर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप का हो गया। तो कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक सीक्वेंस में हर चीज बढ़ती गई। क्लियर है? दिस डिसर्नेबल ट्रेंड इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। और आप आपस में इनकी जो सिमिलरिटीज वगैरह देखते हो, उससे क्या डेवलप होता है कि इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनकी किससे क्लोज है। जैसे मैंने कई जगह तुम लोगों को चार्ट दिखाया,
कई जगह इवोल्यूशन को समझाया। रेप्टाइल से मैंने बताया कि बर्ड्स भी हुए, मैमल्स भी हुए। मैमल्स में हम लोग प्राइमेटा तक गए। तो देयर इज क्लोज रिलेशनशिप एंड फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मैंने बताया तुम लोग सी फूड अगर खा रहे हो तो प्रॉन अगर खाया है तो तुमने ऑर्थ्रोपोडा खाया, तो वो डिस्टेंटली रिलेटेड हो गया, दूर का रिश्तेदार हो गया। समझना हम क्या बता रहे हैं। तो उसके एलर्जी के चांसेस ज्यादा है। ओके, लेकिन आप फिशेस खा रहे हो तो उससे एलर्जी के चांसेस कम रिपोर्टेड। समझ में आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके सम हाउ काफी कैरेक्टर हमसे क्लोजली रिलेटेड। समझ में आई बात ये? तो दैट्स वाई जब हम रिलेशनशिप और उनके डिसर्नेबल ट्रेंड, कैसे वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कैसे वो रिलेटेड है, उसको स्टडी करते हैं तो उससे एक ट्रेंड मिलता है रिलेशनशिप का, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग? फाइलोजेनेटिक या जेनेटिक्स या एवोल्यूशनरी ट्रेंड। इसको एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है अपने को 12th में। You are being introduced to morphology and anatomy of three organisms at different evolutionary level. ओके, एक बिलोंग करेगा एनालिडा को, एक बिलोंग करेगा आर्थ्रोपोडा को, और एक बिलोंग करेगा एम्फीबिया टेट्रापोडा को। ठीक है बच्चों, टू शो इस चैप्टर में जो दिया गया है देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी, इसको आप हाईलाइट कर लेना, refers to study of form of externally visible features without exception। मॉर्फोलॉजी टर्म प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल के लिए यूज होता है। ओके, बट एनिमल के केस में ये बदल जाएगा, माइक्रोब्स के लिए भी एक्सटर्नल होगा। इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी precisely means only this, external feature। ये देखते ही आ रहे हैं, कई बार ये टर्म समझ लिए हैं। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल यहाँ पे मॉर्फोलॉजी लीवर की भी हो सकती है, मॉर्फोलॉजी हार्ट की भी हो सकती है, मॉर्फोलॉजी लंग्स की भी है। ओके, देन उसकी एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, और जब तक आपने उसकी स्लाइड कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं लगाई तब तक वो सब एनाटॉमी में जाए। ओके, एंड जब स्लाइड लगाओगे तो वो किसी फाइन पोर्शन का ही होगा। तो हिस्टोलॉजी हमेशा टिश्यू की होती है, हिस्टो का मतलब ही टिश्यू होता है। समझ में आया? हिस्टो का मीन्स ही टिश्यू है। जब टिश्यू की स्टडी करेंगे तो हम स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो इन केस ऑफ एनिमल दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब आप बाहर से जो देख रहे हो वो तो है ही मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी, गोरिल्ला की मॉर्फोलॉजी, बंदर की, भालू की, व्हाटएवर। ओके, वो सब मॉर्फोलॉजी है। लेकिन जब आप उसके इंटरनल ऑर्गन को देख रहे हो तो उस ऑर्गन का बाहर से दिखने वाला स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो मॉर्फोलॉजी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंडरलाइन करना है ना। तो एनिमल के केस में मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल अपीयरेंस को भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? वो विदाउट डायसेक्शन आपको नहीं दिख सकता है। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ, अब ये भी मार्क कर लो, फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन एनिमल। ओके, तो एनाटॉमी क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स के, दैट इज ऑल्सो एनाटॉमी। इंटरनल पार्ट आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो वो एनाटॉमी में आता है। लेकिन जब उस ऑर्गन का आप बाहर से देख रहे हो, जैसे हम बोलेंगे प्लेउरल मेम्ब्रेन, रीनल कैप्सूल, विदाउट डाइसेक्शन, हमें सिर्फ हम किडनी को देखने की बात करेंगे, किडनी की साइज, शेप, ठीक है, तो हम उसके मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? और जब हम इंटरनल बात करेंगे तो भी वो इंटरनल एनाटॉमी होगा, तो इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी हो जाएगा। क्लियर है? यू विल लर्न द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग। रिप्रेजेंटिंग इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें इनवर्टिब्रेट को?
अर्थवर्म और कॉकरोच, और वर्टिब्रेट को फ्रॉग। ठीक है, अब बताओ जरा एनेलिडा की कुछ कॉमन फीचर फटाफट बताओ। फर्स्ट, व्हाई इट इज एनेलिडा? क्वेश्चन सुनो और उसके अकॉर्डिंग आंसर। एनेलिडा, एनेलिडा टर्म को तोड़ो, सेगमेंटेड वगैरह नहीं पूछो। एनोलाई, एनोलाई मीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो जो इनकी बॉडी होती है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में दिख रही है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेगमेंट। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रो मेटामेरिक, ठीक है, सेगमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइड होते हैं, एंड और बताओ। फर्स्ट टाइम सुन नहीं पा रहे थे, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, करेक्ट है। पैराफोडिया फॉर लोकोमोशन एंड स्विमिंग, ओके। सीटी आएगा लोकोमोशन के लिए, आपका टेरेस्ट्रियल सीटी। रेस्पिरेशन कैसा कैसा होता है? बॉडी वॉल से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई इट शुड बी वेट, गीला रहेगा ये हमेशा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? डायोसियस है, मोनोशियस है, हर्मेफ्रोडाइट है, या क्या है? मोनोशियस है, गलती कर जाओगे, ठीक है, मोनोशियस है बट रिप्रोड्यूसेस क्रॉस, ठीक है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन जो खुद वो ऑर्गेनिज्म है वो हर्मेफ्रोडाइट है, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया कैसी है? प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, मेसोनेफ्रीडिया, तो घूम लियो मांडवी तू, बताओ। मेटानेफ्रीडिया सबसे स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन करने वाली, ठीक है, ठीक है, कुछ याद आ रहा है? फिर भी रिवाइज कर लेना है। चलो, अब देखते हैं, यहाँ पे लंबा जाएगा थोड़ा ये पॉइंट्स सारे और बोर भी लगेंगे, तो आप बीच में ब्रेक लो, चाहे जो करो, लेकिन पढ़ना पूरा है। अर्थवर्म पूरी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी अपन खत्म करेंगे। चलो, ये लोकोमोशन से याद है, क्या स्पेसिफिक फीचर है जो इस तरीके का लोकोमोटरी मोशन शो कर रहा है? व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर फॉर दैट लोकोमोशन? पिट जाओगे तुम्हारे, तो हम ऐसे ही मांडवी कैंसिल कर रहे हैं, तुम 300 प्लस भी लाओगे तो भी नहीं। पैरापोडिया एक तो नेरिस में है, ये है अर्थवर्म सिटी, लेकिन वो मूवमेंट के लिए मैंने पूछा व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर। तुम लोग को जितना भी पढ़ा हो ना, एक्सपेरिमेंट कर करके, बता बता के जाना, तो ऊपर से निकल जाना है बाद में वो। सर्कुलेटरी मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, दैट्स वाई वो आगे की तरफ मूवमेंट को शो कर रहा है। अच्छा, याद है यार? ये पोर्शन क्या है? क्लाइटेलम, फीचर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, किस चीज का फीचर है क्लाइटेलम? Clitellum is the characteristics related to which system? Excretory, breathing, digestive, reproductive. स्पेसिफिक फीचर है, उड़ा दो हवा में। चलो आ जाओ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अर्थवर्म इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट, जो लिखा है वही पूछेगा, ठीक है। अर्थवर्म की बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग कलर में वो वेरिएशन थोड़ा सा शो करेंगी। एनसीईआरटी ने जो मेंशन कर दिया दैट इज योर क्वेश्चन। रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट दैट इनहेबिट्स द अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल, कल जैसे तुम लोग को बोल रहे थे ना टॉप लेवल ऑफ सॉइल, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? टॉप लेवल, ओके। दिस इज क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। ड्यूरिंग द डे टाइम दे लीव इन बरोज, थोड़ा बहुत जो रहना है उनको बरोज में, ताकि वो सन रेज की वजह से उनकी जो क्यूटेनियस लेयर है
उसमें इवेपोरेशन हद से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए वो रेस से बचेगी। ठीक है। मेड बाय बोरिंग एंड swallowing द सॉइल, यही इनका क्या है, फीडिंग हो गया। इन द गार्डन दे कैन बी ट्रेस्ड, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बाय देयर पिकल डिपॉजिट, जो आपको इस तरीके का राउंड 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 मिट्टी का दिखता है स्ट्रक्चर, दैट इज द फीकल डिपॉजिट। एक्सक्रीटा है वो उनका, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटा है। ओके। डिपॉजिट नोन एज वर्म कास्टिंग एंड ये फर्टाइल होता है बेटा, बायो फर्टिलाइजर में यूज होता है। दैट्स वाई किसानों का फ्रेंड कहते हैं अर्थवर्म को। ओके। पोर पोर बना रहा है जो वहां पे, उससे एरेशन हो जाएगा, सॉइल में एरेशन होगा। ओके। और जिसकी वजह से, जैसे आप नॉर्मल देखो, आप कभी किसी फ्लावर पॉट वगैरह में फ्लावर लगाते हो तो टाइम टू टाइम, अगर आपने खुद किया हो या आपके यहाँ कोई आता हो नर्सरी केयर करने, तो वो मिट्टी को ऐसे रोटेट करता रहता है। वाई दिस, ताकि वो जो पानी डाल डाल के आपने जमा दिया है उसको वो थोड़ा सा बल्की कर दे, तो एयर उसके अंदर जाएगा, और ये चीज नेचुरली इसमें कैपेबिलिटी है। ओके। जो ये वर्म कास्टिंग प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से वो एरेशन क्रिएट कर दे। और उसका एक्सक्रीटा है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी आएगा, ऑर्गेनिक मैटर आएगा तो रिच हो जाएगी सॉइल। समझ में आ रहा है। और प्लांट के सोर्सेज में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स, ये ध्यान रखो, पेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। पेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस बोथ आर जीनस बेटा, जीनस का नेम है ये। ओके। तो अलग अलग क्या हो गए, स्पीसीज हो गए। ये दिख रहा है आपको, वर्म कास्टिंग के पैक होके भी सेल होता है। ओके। जैसे नर्सरी वगैरह से आप सामान लाते हैं ना, तो अगर आपको खाद चाहिए और उसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन करेगा वर्म कास्टिंग, तो ये वही है, अर्थवर्म का फूड एक्सक्रीटा है, और उस मिट्टी के दाने हैं, उसको स्टोर किया एंड देन सप्लाई किया जा रहा है पैकेट में। तो आपको पता है अब हर जगह तो अवेलेबल नहीं है अर्थवर्म, ह्यूमन की ही जो एक्टिविटी है उसी चीज, उन्हीं सब चीजों से ये सब कम होते जा रहा है, तो लोग जो इसके तरफ लाइक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो जैसे आपने एपीकल्चर पढ़ा था, उसी तरीके से एक एरिया में खूब सारे अर्थवर्म प्रोड्यूस कराएंगे, वो उस अर्थवर्म से वहां की मिट्टी को पोरोसिटी देंगे एंड देन वहां से उसको स्टोर करके पैकेजिंग करके सेल, तो इट बिकम कमर्शियल। ओके। वर्म कास्टिंग नाम याद रखना, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। नाउ मॉर्फोलॉजी पे बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमें दिख रहा है वर्मी फॉर्म बॉडी है, सिलेंड्रिकल है, टैपरिंग एंड होगा। जब तक वो मैच्योर अर्थवर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि विच वन इज हैविंग माउथ एंड विच वन हैविंग एंड हैविंग एनस। ओके। क्योंकि मैच्योर में क्लाइटेलम दिखेगा, तो क्लाइटेलम टुवर्ड्स द माउथ होता है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसका एंटीरियर है, ये इसका पोस्टीरियर। क्लियर है। यहाँ तक बातें समझ में आई। सेगमेंटेड दिख रहा है, एनुलाई दिख रहा है, एंड दिस इमेज इज इंपॉर्टेंट। पूरी इमेज है जरूरी नहीं है, सिर्फ ये वाली आ चुकी है कई बार, अच्छी जा चुकी है, लेबलिंग आपको ध्यान रखना है। मॉर्फोलॉजी में डॉर्सल सरफेस होगा, वेंट्रल सरफेस होगा। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉर्सल सरफेस? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉर्सल सरफेस? अगर ये सिलेंड्रिकल है, फ्लैटन तो है नहीं कि आप बोलोगे कि वेंट्रली फ्लैट है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डॉर्सल सरफेस? क्या गया? डॉर्सली आपको ब्लड वेसल दिखेगी थिक कलर की, जो स्किन के ऊपर से भी दिखेगा, एक अपीयरेंस दिखेगा कि वहां पे कोई लाइन है, उसको अपन बोलते हैं मिड डॉर्सल लाइन, जो किसकी वजह से है?
डोर्सल ब्लड वेसल की वजह से है, वो मिड सरफेस से जाएगी एंड दैट इज द इंडिकेशन कि वो डोर्सल सरफेस है। ओके, फिर आप थोड़ा सा जूलॉजिस्ट वाले हो, बारीक से उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो उसके जेनाइटल पोर्स देख सकते हो जो वेंट्रली प्रेजेंट होंगे। अगेन आई रिपीट, इस इमेज को थोड़ी थोड़ी देर पे वापस बार बार देखेंगे। एक नजर में जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, टैपरिंग एंड ओके, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है तो माउथ और एनस होगा कंप्लीट। देन आपको क्लाइटेलम समझना है। देन आप उसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे बात करें। ओके, तो डॉर्सल सरफेस पे देखो, आप इस साइड आपको कोई जेनाइटल पोर्स या कोई ओपनिंग नहीं दिख रहा है, ना जेनाइटल पोर ना पैपिली, कुछ भी नहीं शो किया हुआ है। तो अगर शो करेगा अपर्चर, ठीक है, फीमेल जेनाइटल अपर्चर मतलब फीमेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल अपर्चर मतलब पोर। ओके, एंड यहाँ पे आपको जेनाइटल पैपिली दिख रहा है, उभार दिखे। ओके, तो ये इंडिकेशन है कि ये वेंट्रल सरफेस है एंड ये यहाँ पे कुछ नहीं है। आप एक थोड़ी सी लाइन खींच के उस पे लेबलिंग कर लेना, डोर्सल लाइन, मिड डोर्सल लाइन। ओके, तो डोर्सल सरफेस से आपको क्या दिखेगा, मिड डोर्सल लाइन दिखेगा जो एक्चुअली में ब्लड वेसल है। मैटम ये मैरिज तो ट्रू है, तो अंदर से दिख रहा है तो दोनों में ये लेबल जाएगा, एनस दोनों में लेबल जा रहा है। ओके, प्रोस्टोमियम पे आ रहे हैं। क्लाइटेलम आपको समझ में आ गया, दिस आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीनों, और तीनों आपको वेंट्रल साइड से समझ में आएंगे। और एक ही में आपको फीमेल और मेल दोनों ही दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हर्मैफ्रोडाइट। ओके बच्चा, एंड सीटी फिर एक लेबल दिया हुआ है। तो ये इमेज से आपको तीन चार तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक डॉर्सल व्यू से, एक वेंट्रल व्यू से, फिर पैपिली पोर की लेबलिंग पूछ सकता है, या अकेला ये वाला पूछ सकता है। ओके बच्चा, अब जब जब थ्योरी में आएगा तो हम इस पे वापस आते हैं। और ये वाला लैटरली देखा जा रहा है, ठीक है, जैसे ये ऐसा है ना, तो इसके लैटरल से लिया, साइड से, थर्ड वाला। तो ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये लेटरल। अब फ्रंटल व्यू है, उसके बारे में जब बात होगी तो वहां पे बैठे। मॉर्फोलॉजी, अर्थवर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट। अर्थवर्म का पूरा गेम ही सेगमेंट का है, ये ध्यान रखना, और इसीलिए तुम्हें ये बोर्ड लगे। हर जगह आपको नंबर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की पोजीशन ये याद करनी पड़ेगी, और वहीं से उसके क्वेश्चन अराइज। ओके बेटा, बाकी सारे क्वेश्चन चले गए एनिमल किंगडम में। ओके, और एनिमल किंगडम को सॉल्व करते वक्त एनिलिडा अर्थवर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जो वहां होते हैं वो इस चैप्टर के हैं। वो जब भी एमसीक्यू की बुक बनती है ना तो मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, तो वो इस चैप्टर के यहाँ के क्वेश्चन। देखो, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट which are similar, that's why it is metamere, about 100 to 120 in number. नंबर नोट कर लेना। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय अ डार्क मीडियन, मिड में डॉर्सल लाइन, मिड डॉर्सल लाइन, दिस इज डॉर्सल ब्लड वेसल। along the longitudinal axis of the body, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसे लंबाई में आप देख रहे हो उस डॉर्सल लाइन को जाते हुए, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, एनुलाई कैसा है, ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे, समझ रहे हो, सारी रिंग ट्रांसवर्सली है, लेकिन जब हम डॉर्सल लाइन बोल रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनली जा रहा है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट में तेजी से सॉल्व करके आपको गलत करा सकता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आप ध्यान रखना। The ventral surface is distinguished by the presence of genital opening or pore, aperture, कुछ भी लिखा। ओके, देखो दिस वन इज, अगर अब हम ये पूछे कि ये बताओ डोर्सल सरफेस दिख रहा है या वेंट्रल सरफेस दिख रहा है, डोर्सल है, इसमें आपको मिड लाइन दिख रही है। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अब चलो इसके माउथ पे जरा फोकस करना, वो जो छोटा वाला इमेज था उस पे आएंगे। एंटीरियर एंड
आगे का एंड, ओके। कंसिस्ट ऑफ द माउथ, स्टोमा एंड द प्रोस्टोमियम, ठीक है। स्टोमा के ऊपर, स्टोमा के पहले, मतलब माउथ, इसको देखो क्या करना है, सॉइल से अपना फूड ले रहा है, मिट्टी भी खा रहा है, तो सीधे मुंह, अगर खुदाई में जैसे समझो कि किसी चीज को, अगर आपको पेड़ लगाना है तो आप खुरपी या कुछ यूज करोगे, उससे आप मिट्टी हटाओगे, देन आप पेड़ लगाओगे। या आप अपने कोई सीड वीड डाल रहे हो तो अपने उंगली या हाथ को भी यूज करके थोड़ा सा हटा के फिर वहां सीड डालो, बट यू विल यूज समथिंग। तो उसी तरीके से डायरेक्ट मुंह डील ना करे, इसलिए मुंह के ऊपर एक फ्लैप दिया हुआ है, कवरिंग दी हुई है, आगे की तरफ निकला हुआ है। अब इमेज पे चलो वापस, देखो अगर ये वाला है लैटरल वेंट्रल ओपनिंग होती है माउथ की, ये वाला व्यू है लैटरल बेटा, तो वेंट्रली इसके दिख रहा है आपको माउथ की ओपनिंग, ओके। तो उसके ऊपर, माउथ के पहले ऊपर, दैट इज प्रोस्टोमियम। इज इट क्लियर? स्टोमा में माउथ पहले, मुंह के पहले प्रोस्टोमियम, ये क्लियर है। एंड ओपनिंग क्या हो जाएगी, माउथ। अब स्टोमा के चारों तरफ जो पहला सेगमेंट आया, दैट इज पेरिस्टोमियम, ओके। चारों तरफ, दिस इज सेगमेंट जो चारों तरफ, ये वाला डोर्सल प्रेजेंट है, ये माउथ वेंट्रल है। ऐसा सेगमेंट जो चारों तरफ से सर्कुलर आया, वो पहला सेगमेंट क्या है बॉडी में, और यही बॉडी का पहला सेगमेंट भी है, पेरिस्टोमियम। इज इट क्लियर? क्लियर एकदम? Anterior end consists of the mouth and prostomium, a lobe, दिमाग कर लेना, which serves as a covering for the mouth and as a base to force open cracks in the soil, ठीक है, which into which the earthworm may crawl, ठीक है। तो एक तरीके से वो अर्थवर्म के आगे रास्ता बना रहा है उसके चलने के लिए, ठीक है। तो अपना धीरे धीरे वो ग्रेविंग करते हुए, हटाते हुए सॉइल को जा रहा है, ताकि उसका माउथ वाला पार्ट जो सेंसिटिव होगा, जिसके पास सेंसरी ऑर्गन्स है, उन सभी चीजों पे डायरेक्ट अटैक ना हो, ओके, उसको हार्म ना हो, डैमेज ना हो। क्लियर? तो एक रास्ता बता देते हैं, तो फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच द अर्थवर्म में क्रॉल, इसको आप मार्क कर लेना, ये प्रोस्टोमियम का फंक्शन है। दिस लाइन इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम। द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन, होना ही पड़ेगा बेटा, उसको सेंस करना है, ऐसे ही तो नहीं कहीं पूरी पूरी बॉडी को लेके चला जाएगा। तो जो भी एंटीरियर पार्ट होगा वो सेंस करेगा। अभी हम सेंसरी सिस्टम में आएंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे क्या क्या है, लेकिन आप ये सोचो कि जिसको सबसे पहले डील करना है, तो केमिकल, टच रिसेप्टर, टेम्परेचर रिसेप्टर, वो सब वहां पे एक्टिव होंगे। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टोमियम, मेंशन कर लेना, प्रोस्टोमियम को नहीं करना है बेटा फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, ध्यान रखना, है पहले, लेकिन दैट इज नॉट अ सेगमेंट, वो डॉर्सली फ्लैप है। क्लियर है? आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट सेगमेंट से जुड़ा हुआ है और उसके वेंट्रल पोजीशन पे माउथ की ओपनिंग है। क्लियर है? इसलिए वो फर्स्ट सेगमेंट नहीं है। तो फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम, और यू कैन से इट बक्कल सेगमेंट which contains the mouth ventrally. क्लियर है यहाँ तक? अगेन देखो आप, अभी तक क्या क्या पॉइंट हो गए। मिड लाइन की बात हो गई, ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे अपर्चर है, उसकी बात हो गई। फिर लैटरल व्यू दिखा दिया है इमेज में, और थ्योरी में लिखा हुआ है प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम और माउथ की पोजीशन के बारे में, दैट इज द मॉर्फोलॉजी, ओके। बाहर से ही ये चीजें कभी हमें दिख रही हैं, ओके। देखो अब सेगमेंट का जो मैं गेम बता रही हूँ, अब ये सब चीजें जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, बट यू कैन सी, क्योंकि बाहर की तरफ ये ओपनिंग है, तो जो भी ओपनिंग दिखेगी वो वेंट्रल सरफेस होगा, नहीं दिख रही है तो वो डॉर्सल सरफेस होगा। क्लियर बच्चों? इन अ मैच्योर वर्म, अंडरलाइन करना, मैच्योर वर्म, यंग वर्म में नहीं होगा, दैट्स वाई यंग वन का विदाउट मूवमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किधर उसका फ्रंट एंड है, किधर उसका बैक एंड है।
सेगमेंट 14 to 16, तो कितने सेगमेंट हो गए? हाँ, यही बड़ा क्वेश्चन हो गया क्या? तेज आवाज करो। 14, 15 और 16, तो दो सेगमेंट, दो इंफॉर्मेशन आ चुके। एक पहला सेगमेंट क्या है? पेरिस्टोमियम। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? मैच्योर अर्थवर्म में 14 to 16, ओके, आर कवर्ड बाय अ प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम। क्लाइटेलम क्या होता है वो मैंने यहाँ ऐड किया है, और आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है दैट इज प्रोमिनेंट डार्क बैंड, मतलब देखने में वो आपको जो उसका स्किन होगा उससे डार्क दिखेगा। ओके, डार्क इन द सेंस आप कलर से रिलेटेड, और उसके फ्लैशी पार्ट, मतलब वो स्वॉलन होगा। जैसे नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट याद है किसी को? नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट वो वेजिटेटिव सेल से अलग थी, स्वॉलन थी, थोड़ी साइज में बड़ी थी। उसी तरीके से आपको अर्थवर्म की बॉडी में एक पोर्शन दिख रहा है जो अलग है, और वो दिखेगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मैच्योर अर्थवर्म है। इज इट क्लियर? तो 14, 15, 16 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट है? क्लाइटेलम, और ये भी आपको मॉर्फोलॉजी में बाहर से दिख जाएगा। कंडीशन ये है कि वो अर्थवर्म मैच्योर स्टेज का होना चाहिए। ठीक है बच्चा? बेबी अर्थवर्म में नहीं दिखेगा, डेवलपिंग अर्थवर्म में नहीं दिखेगा। क्लाइटेलम क्या है? थिक एंड ग्लैंडुलर एंड नॉन सेगमेंटेड सेक्शन, ये ध्यान रखना। अगर पूछ ही लिया कि कौन सा पार्ट नॉन सेगमेंटेड है, तो 14, 15, 16 इस तरीके से फ्यूज हो गया कि आपको इसमें सेगमेंट नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन सेगमेंटेड। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिख लेना वहीं पे। समझ में आ रहा है? इंटरनली सेगमेंटेशन है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है अभी एक्सटर्नली उस पोर्शन। नॉन सेगमेंटेड सेक्शन ग्लैंडुलर क्यों है? क्योंकि इसका काम, ये निकलेगा बेटा, ये थिक होगा, और ये इसी के अंदर फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ये कुकून बन जाएगा, इट इज लाइक अ पैकेट, और इसको अर्थवर्म अपनी बॉडी से निकाल देगा। इज इट क्लियर? फिर वो डेवलपमेंट होगा और उससे बेबी बोर्न हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? दैट्स वाई वो सब मेंटेन करने के लिए इसके पास क्या है? ग्लैंड्स of the body wall near the head in earthworm and leeches that secretes a viscid sac in which the eggs are deposited. विस्कोसिटी हाई होगा, ऐसे सैक को विसिड सैक बोलते हैं, ये भी टर्म लिख लेना, पीवाईक्यू है। एग्स और डिपॉजिट मतलब फर्टिलाइज्ड एग। तो क्लाइटेलम का मेन काम ही यही है कि फर्टिलाइज एग को वो वहां पे डिपॉजिट करेगा और ग्रोथ को शो करेगा। इट इज लाइक अ मदर वॉर्म, इट इज लाइक अ एग ऑफ यू कैन से रेप्टाइल्स, ठीक है, जहां पे बेबी ग्रो होगा और ये बन जाता है कुकून। जब तक बॉडी में है तो उसको बोलते हैं क्लाइटेलम। जब वो बॉडी से रिलीज हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से और पैक हो जाएगा ताकि इसके अंदर डेवलप होता रहे, ठीक है, तो उसको कोकून बोलते हैं। अच्छा, अब बताओ, अगर हम कुछ कह रहे हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है और एक चीज को हमने डिफाइन कर दिया कि ये वाला रीजन क्लाइटेलम, अब इसमें तो कोई क्वेश्चन याद करने वाला और गलती वाला बचता ही नहीं है। तो क्लाइटेलम के पहले, अब बॉडी को इस क्लाइटेलम के पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन अगर ट्रिकी बनेगा तो क्वेश्चन ध्यान में रखना, मैच्योर अर्थवर्म दिया है या नहीं दिया, बस इतना ही ट्रिक यहाँ पे लग सकता है। अदरवाइज क्लाइटेलम के पहले प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलम के बाद पोस्ट क्लाइटेलर, एंड क्लाइटेलम खुद क्या है? क्लाइटेलर रीजन। तो 3 रीजन में आपने उसकी बॉडी को डिवाइड कर दिया। अब इसका लोकेशन जो है वो इंटीरियर है, ओके। तो प्री क्लाइटेलर रीजन में अपने आप माउथ वाला पार्ट आ जाता है। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये सब आपके गलत नहीं होने चाहिए, ओके। क्लाइटेलर वाला एग को कैरी करेगा, फर्टिलाइजेशन का प्लेस देगा, एंड पोस्ट क्लाइटेलर में आप डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो तो रिपीटेड चलेगा, इसमें सेगमेंट है ना। यहाँ तक क्लियर है? ये भी मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। देख के आपने डिवाइड कर दिया, तो अगर हम इसी वाले लेवल में आप लिख लो, ये वाला हो गया
प्री क्लाइटलर, यहां से इधर तक पूरा हो गया आपका पोस्ट क्लाइटलर, एंड दिस वन इज ओनली क्लाइटल। तो बॉडी को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द बेसिस? बेसिस इज द क्लाइटलम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्लाइटल। ठीक है बच्चा, तो प्री क्लाइटलर, क्लाइटलर एंड पोस्ट क्लाइटल। ठीक, लंबरिक जो इंडियन अर्थवर्म को अपन पढ़ते हैं, कॉमन अर्थवर्म, जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है वो है लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। वहां जीनस लिखा हुआ था ना, उसके आगे आप लिख लो टेरेस्ट्रिस, स्पीसीज का भी नाम लिख लो, लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। जहाँ स्टार्ट हुआ था अर्थवर्म वहीं पे दिया हुआ था 2 जीनस, तो लुम्ब्रिकस वाले के आगे आप टेरेस्ट्रिस भी लिख दो, जिसका रेफरेंस लिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अब देखो, अब इसका आप बता सकते हो कि क्लाइटलम के पास में ये है, तो ये वाला रीजन हेड वाला होगा, दिस वन फॉर एनस, एनुलाई, क्लाइटलम। तो ये प्री क्लाइटलर, ये पोस्ट क्लाइटलर एंड ये वो क्लाइटलर। ये क्या बोल रहा है? माई क्लाइटलम इज नियर माई हेड, इट इज वेयर आई विल फॉर्म cocoons टू रिप्रोड्यूस। ओके, तो क्लाइटलम अपने आप में बेटा इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट वाइज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ मैच द कॉलम में आ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, कोइनोसाइट, क्लाइटलम, तो आपको इधर रेफरेंस में दे देगा मैच कर, वैसे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। 4 पेयर्स ऑफ, नाउ अभी मॉर्फोलॉजी में ही चल रहा है, अब डॉर्सल हो गया। ठीक है, लैटरल प्रोस्टोमियम वाला पार्ट भी लैटरल ही देख लिया। नाउ कछुआ केचुए को पलट दिया। ओके, तो पलट दिया तो उसका क्या पोर्शन दिखेगा? वेंट्रल। ओके, नाउ यहां से जो चीजें लिखी है वो वेंट्रल के बारे में है। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर। इसके लिए गलती ये मत करना कि यहाँ पे स्पर्म बनता होगा, स्पर्म बनाने के लिए जगह दी गई है टेस्टिस में। ओके, दैट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्पर्मेथिकल अपर्चर, इट इज अ थीका जो स्पर्म को रिसीव करता है। ओके, तो दैट इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो गलती हो सकती है वो हम खुद ही यहाँ पे बता रहे हैं ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बॉडी हर्मेफ्रोडाइट है, लेकिन उस स्ट्रक्चर का काम किसके लिए? स्पर्म में थीका है, मतलब स्पर्म को ड्यूरिंग द कॉपुलेशन रिसीव करने वाला सेगमेंट है। इज इट क्लियर? 4 पेयर है, नंबर में 8 पूछ सकता है। छोटी छोटी बातें आप खुद भी नोटिस रखो कि पेयर वर्ड आना चाहिए। आर सिचुएटेड ऑन, सेगमेंट ध्यान रखना है, उस सेगमेंट में उसकी पोजीशन क्या है। कभी भी हम पोजीशन की बात करेंगे तो कुछ चीज डोर्सल होगा, कुछ वेंट्रल होगा, कुछ डॉर्सो लैटरल होगा, कुछ वेंट्रोलैटरल होगा एंड कुछ इंटरसेप्टल होगा। मतलब जब जब हम ऐसे लाइन बनाएंगे, देख रहे हैं, तो हो सकता है इस लाइन पे हो। ठीक है, तो वो सेप्टा पे हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इन्हीं वर्ड से आ रहा है वेंट्रोलैटरल साइड, वेंट्रल पोजीशन पे है और लैटरल साइड यहाँ पे। ओके, हाइट में नीचे की तरफ है, साइड में, साइड मतलब डायरेक्शन में साइड, मिड में नहीं। जैसे डॉर्सल मिड लाइन तो वो यहाँ से जाए, ऊपर है और मिड में। ओके, वेंट्रल है, लैटरल है, तो कोई भी चीज यहाँ होगी। तो स्पर्मेथिकल अपर्चर कहाँ ओपन हो रहा है? वेंट्रोलैटरल साइड्स ऑफ द इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स, इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स, जिसको आप एनुलाई बोल रहे हो, उसी सेगमेंट पे ये ओपन हो। इज इट क्लियर? देखो, इस पे फोकस करो, एक एक चीज जो भी हम सेगमेंट वाइज बताएं उस टाइम बस उसी को देखो। स्पर्मेथिकल अपर्चर या स्पर्मेथिकल पोर, इट इज ओपन इन, नंबर इनका कितना है? 4 पेयर। प्रेजेंट कहाँ है? 5 से 9। अब इसको आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 7 8 9। गलती कराओगे, 5 पेयर चले जाओ। ओके, या एक सेगमेंट कम कर दोगे क्योंकि वो एग्जामिनर ऑप्शन में दिया रहेगा और आपको बस इतना याद रहेगा कि सेगमेंट भूल रहा हूँ
लेकिन 4 पेयर तो होते थे, तो 4 सेगमेंट उठा लोगे, 6 से 9। समझ रहे हो क्या गलती होगी? लेकिन दो के बीच में एक सकता है, दो के बीच में एक ग्रूव है, दैट्स वाई। अब इमेज में ध्यान से देखना, 5 और 6 के बीच में एक पेयर, 6 और 7 के बीच में एक पेयर, 7 और 8 के बीच में एक पेयर, 8 और 9 के बीच में एक पेयर, टोटल कितने हुए? 4 पेयर। ये सब PYQ से बेटा जो हम करा रहे थे, समझ में आया? तो 5 सेगमेंट उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो जो ओपनिंग है वो इंटर सेगमेंटल है, ग्रुप्स पे, दैट्स वाई दो के बीच में एक। क्लियर है? स्पर्मेथिकल 4 पेयर ओपनिंग इंटर सेगमेंटल ग्रुप्स पे, वेंट्रल साइड पे। ओके बच्चा, काम भी मैंने बताया कि स्पर्म को ये स्टोर करेगा। नाउ नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ से आपको जो टेबल बनानी है वो कैसे बनेगा? क्या चीज आप देख रहे हो? वेंट्रल पोजीशन पे देख रहे हो, ओके। क्या है वो यहाँ लिखो, किस सेगमेंट से रिलेटेड है, लोकेशन उसकी क्या है, ठीक है। क्या है, किस लोकेशन पे है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इसका बनाए तो हम क्या दिख रहे हैं? स्पर्मेथिकल अपर्चर, नंबर में या नंबर लोकेशन, नंबर कर लो और लोकेशन कर लो। नंबर में कितने हैं, ओके, एंड देन लोकेशन। तो नंबर में हो गया 4 पेयर एंड लोकेशन इसका हो गया वेंट्रोलैटरल साइड्स ऑफ इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स। आप मॉर्फोलॉजी में हो इसलिए ग्रूव्स वर्ड यूज करोगे, क्योंकि बाहर से वो क्या है? धसा हुआ पार्ट है। ओके बच्चों, अ सिंगल फीमेल, नेक्स्ट आ जाओ, नंबर में एक है, ओके। फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन, मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट। सेगमेंट नंबर आ जाओ 14, आ गया ये क्लाइटेलर रीजन में, एंड यहाँ पे कहा है? मिड वेंट्रल, वेंट्रल पोजीशन के बीच में। इज इट क्लियर? क्लियर है? ये सबको समझ में आ रहा है ना? और ये भी मॉर्फोलॉजी है, अभी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं देख रहे हो, आप जस्ट देख रहे हो कि उसकी क्या क्या ओपनिंग है, क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट। नंबर में एक है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ये वाले इमेज में ऐड कर लो। 14 सेगमेंट, इसी में हिडन है कि ये क्लाइटलम रीजन में प्रेजेंट रहेगा एंड मिड वेंट्रल। इस पर मैं थिकी अपर्चर को मत लिखना, वो अभी नहीं दिया हुआ है इस इमेज में, ओके बच्चा। नेक्स्ट आ जाओ, मेल जेनाइटल पोर। अब ये गलत है, इसमें इमेज और थ्योरी में मैच नहीं है, दैट्स व्हाई आप थ्योरी को फोकस करोगे, ओके। अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट, अ पेयर of male genital pores are present on ventrolateral sides of the 18 segment. नंबर कितना है? एक पेयर। कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रोलैटरली 18 सेगमेंट क्या है? 18। नाउ देखो, अब इसको आप देखोगे इमेज में तो ये 1 2 पेयर दिखा रहा है, दैट्स वाई हमने बोला स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। और अभी हम लोग एनसीईआरटी वाली इमेज देखेंगे तो भी बात नहीं, उसमें भी ये मैच नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे मार्क करके स्टार मार्क लगाना है और उसको इमेज में ढूंढना नहीं है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्लेम क्वेश्चन है और मार्क्स कटे हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है बच्चा। तो मेल जेनाइटल पोर्स ओपनिंग कितनी है? एक पेयर। कहाँ प्रेजेंट है? 18 सेगमेंट। लोकेशन क्या है? वेंट्रोलैटरल। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रिडियोफोर्स ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। आपको पता था हर सेगमेंट की नेफ्रेडियोपोर की ओपनिंग आउटसाइड पढ़ाई थी मैं। नेफ्रेडिया फनल, फनल सिलोमिक कैविटी से ज्वाइंट था पहले वाले सेगमेंट के, सबके पहले सेगमेंट में वो ज्वाइंट था, एंड दूसरे सेगमेंट में जो उसमें वो नेफ्रेडिया प्रेजेंट था उसकी ओपनिंग बॉडी के बाहर आ गई, ओके। तो अब ये माइन्यूट है, बहुत छोटा है, इसको देखने के लिए आपको लेंसेज यूज करने पड़ेंगे, लेकिन है ये भी मॉर्फोलॉजी का पार्ट। तो numerous minute pores called nephridiophores open on the surface of the body. चारों तरफ से होता है बेटा, वेंट्रली डॉर्सली हर तरफ हो सकता है। इन ईच बॉडी सेगमेंट, अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, एक्सेप्ट द फर्स्ट
लास्ट एंड क्लाइटेलम। पहले मतलब पेरिस्टोमियम, लास्ट छोड़ दो। वहां पे नए सेगमेंट अगर डेवलपिंग अर्थवर्म होगा तो उसमें एड ऑन होता है लास्ट साइड से। ओके बच्चा। एंड क्लाइटेलर रीजन 14, 15, 16 इसको छोड़ देंगे तो देयर आर रोज ऑफ शेप दिया हुआ है। पूरी एनसीईआरटी का एक ऐसा टेबल बनता है जहां पे किसी चीज को अल्फाबेटिकली शेप से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे ड्यूडेनम सी शेप। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीटी का शेप दिया है एस। तो मतलब ये फर्स्ट में नहीं है, लास्ट में नहीं है, क्लाइटेलम में नहीं है, मूवमेंट में रोल प्ले करता है। एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट ग्रूव होगा इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट। सिटी की पोजीशन आ गई। तो फर्स्ट को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, क्लाइटेलर रीजन को छोड़ दो क्योंकि उसको कोकून बनना है, दैट्स व्हाई वहां पे सीटी नहीं है। और इसके अलावा सभी सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे सीटी प्रेजेंट होंगे, नंबर में 2 है। हर सेगमेंट में एस शेप के सीटी और पेयर में प्रेजेंट है। कहाँ पे, मिड में। ठीक है, तो ये अगर हम वेंट्रल डिजाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे प्रेजेंट। ओके, देखो ये बोथ साइड दिख रहा है। अब अगेन इमेज अलग होता है और उसमें अलग तरीके के दिखते हैं, तो आपको बस समझना है। सिटी कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। एक्सटेंडेड मतलब उभरा हुआ, रिट्रैक्टेड मतलब धंसा हुआ। ओके, तो वैरायटी हो सकता है मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका धंसा हुआ हो और हो सकता है मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका निकला हुआ। क्लियर है? तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी मॉर्फोलॉजी की है अबाउट द सिटी। टेरेस्ट्रियल में दिखेगा, ये ध्यान रखना। देयर प्रिंसिपल रूल इन लोकोमोशन। क्लाइटेलम का प्रिंसिपल रोल एक्युमुलेशन ऑफ एग। ओके, क्लाइटेलम वर्ड यूज करेगा तो कोकून का है डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिटी का मेन फंक्शन लोकोमोशन। हाँ, वो लेयर तो बनी रहेगी, वो ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, वो पैक्ड होगा, वो जब निकलेगा ना तो आगे की तरफ सील हो जाएगा और पीछे की तरफ से जब निकला तो वहां पे भी वो सील होके रिलीज हो जाएगा, पीछे की साइड से निकल। ओके, अब देखो सेगमेंट को समझो। प्रोएस्टोमियम आगे की तरफ है। अब ये डॉर्सल, आप ऊपर से देख रहे हो इसलिए वो लैटरल पोजीशन पे नहीं दिख रहा है। आपकी जो इमेज थी वो लैटरल शो किया हुआ था। फिर दिस वन इज पेरिस्टोमियम। ओके, ये सेगमेंट्स को शो कर रहा है। ये क्या है आपका, क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलर रीजन में 14th वाले पे क्या है, फीमेल गोनोपोर या फीमेल अपर्चर। ओके, 18th वाले में टेक्निकली आपका होना चाहिए 1 पेयर मेल गोनोपोर। इसके अलावा जो है वो है जेनाइटल पैपिली ऊपर वाला, एंड दिस वन इज अगेन मेल जेनाइटल पोर है लेकिन वो दूसरे स्पीसीज का। तो आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग याद रखना है कि 1 पेयर। ओके बच्चा, ये सब तो हो गया मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में माउथ, माउथ की पोजीशन, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, मिड डॉर्सल लाइन, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल सरफेस पे स्पर्मेथिका के अपर्चर, वेंट्रल सरफेस पे फीमेल जेनाइटल अपर्चर, वेंट्रल सरफेस पे मेल जेनाइटल अपर्चर, एंड वेंट्रल सरफेस पे आप और क्या देख लिए, नेफ्रीडिया की ओपनिंग, नेफ्रीडियो पोर। ठीक है, देन क्या देखा, सिटी। इन सभी चीजों से हम रिलेट कर रहे हैं कि ये सब हमें बाहर से ही दिख गया है। दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म। नाउ कम टू एनाटॉमी। एनाटॉमी में सबसे पहले बॉडी वॉल की बात कर लेते हैं। अब अर्थवर्म इज कवर्ड बाय एक्सटर्नली बाय अ थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल। कवरिंग है, नॉन सेलुलर क्यों लिखा हुआ है तुम लोग बताओ, व्हाई दिस इज नॉन सेलुलर? तो मुझे लग नहीं रहा बायो पढ़ने में मजा ले रहा, बायो रटने वाले अप्रोच पे हो अभी। नॉन सेलुलर का मतलब क्या हुआ?
सोई नहीं, बताओ, सोचो, बिना बताए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कितनी बार क्यूटिकल आ चुका है? क्या? दिस इज द डिपोजिशन। ये सेल नहीं है, सेल का प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन सेलुलर। ठीक है, a thin non cellular because it is product of cell, एपिथेलियल सेल्स का प्रोडक्ट होगा और उसका डिपोजिशन होगा। बेलो विच इज द एपिडर्मिस, ये होगी सेलुलर लिविंग टू मसल लेयर, वन इज सर्कुलर एंड अनदर वन इज लॉन्गिट्यूडनल। अब हम कट कर दिए हैं बेटा, है ना, एनाटॉमी में है, तो ध्यान से समझो। बाहर की तरफ क्या दिख रहा है आपको? थिन एक कवरिंग दिखी, एक लेयर दिखी। क्यों जरूरी है? उसके सरफेस के लिए जरूरी है, उसको क्यूटेनियस जो रेस्पिरेशन करना है उसकी रिक्वायरमेंट है कि वहां पे क्यूटिकल लेयर रहे और वो हमेशा गीली रहे। एंड एन इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम। तो अगर देखो यहाँ पे समझो कैसे हम कह रहे हैं, दिस वन इज एपिडर्मिस, इसके ऊपर डिपोजिशन क्यूटिकल का, ओके। इसके नीचे नहीं, अभी मस्कुलर आएगा, ठीक है, सर्कुलर एंड देन लॉन्गिट्यूडनल, देन अब खत्म हुआ है सिलोमिक एपिथेलियम। तो सिलोमिक एपिथेलियम कवर करेगा किसको? सिलोम को। सिलोमिक फ्लूइड को फेस करने वाली लेयर कौन सी है? सिलोमिक एपिथेलियम। इज इट क्लियर? हाँ, तुम लोग बात बहुत कर रहे हो आज, कहाँ से बातें आ रही? एक तो देवाशीष और वेदांत बात कर रहे हैं कंटिन्यू, वो तो दिख ही रहा है मुझे, बाकी उधर से भी आ रहा है गुनगुन गुन। तो मास्क लगा के आप बात कर रहे हो, आप खुद के इंटरटेनमेंट के साथ ना बहुत सारा प्रॉब्लम करते हो। अब मैं बोल रही हूँ, ये मेरे पढ़ाने पे अगर यहाँ पे आधा याद हो जाएगा ना, तो आज या कल रिवाइज करके आप इसको पूरा कर सकते हो। अदरवाइज ये नहीं होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बोर होते हैं। हाँ जो नहीं समझ में आया, तो आप थोड़ा सा सुनो, चीजों को एटलीस्ट सुनो, लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है, बस सुनो और मार्किंग करो। एंड इनर मोस्ट है सिलोमिक एपिथेलियम, तो सिलोम को फेस करने वाली कौन सी लेयर हुई? सिलोमिक एपिथेलियम। द एपिडर्मिस इज मेड ऑफ, यहां से आप ध्यान रखना, सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल। एनाटॉमी का क्वेश्चन है, नॉर्मली आप क्या बोलते हो? एपिडर्मिस सिंगल लेयर स्क्वामोस सेल्स की बनी होगी, तो वहां ये गलती कर जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियल है। क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स? कॉलमनर सेल्स कैसी होती है? फ्लैटेंड होंगी, डिस्क्वायर्ड होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी? सिलेंड्रिकल होंगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस? बेसल पार्ट। ठीक है, तो सिंगल लेयर कैसी हो गई? एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये सिंगल लेयर हटा के वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम भी दे सकता है आपको ऑप्शन में। विच कंटेन सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स क्यों चाहिए? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। क्यों ये ग्लैंड है यहाँ पे? एपिथेलियल का सिक्रेशन अंदर नहीं जाएगा, एपिथेलियल का सिक्रेशन बाहर जाएगा। तो बाहर क्या चाहिए आपको? रेस्पिरेशन के लिए मीडियम चाहिए, ताकि वहां पे एक नमी बने रहे, उससे ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूजन होकर ट्रांसपोर्ट होते। द एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट ट्यूब, जैसे आप पैटर्न पढ़ते थे ना एनिमल किंगडम में, उसी तरीके से आप स्पेसिफिक देखोगे कि अर्थवॉर्म में कैसे। तो हमने स्किन की बात कर ली, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल इज a straight tube and runs between first to last segment of the body, मतलब माउथ टू एनस। और बॉडी ही सिलिंड्रिकल है, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? स्ट्रेट, स्ट्रेट कॉइल्ड, ऐसे आप समझ सकते हो ना, जैसे मोलस्का में हम लोग कैसे देख रहे थे कि कॉइल्ड है, माउथ के पास ही एनस आके ओपन हो गया, तो उस तरीके से ये कैसा है? स्ट्रेट, बॉडी सिलिंड्रिकल और फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड देयर इज माउथ एंड एनस। एनस कहीं बीच में ओपनिंग नहीं कर रहा है,
A terminal mouth opens into the buccal cavity. 1 to 3 segment which leads into muscular pharynx. तो माउथ के लिए आप कितने पोजीशन ले रहे हो? ये 1 2 3. 1 वाला क्या था? पेरिस्टेमियम स्टोमियम. और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बक्कल कैविटी. एंड बक्कल कैविटी की ओपनिंग क्या हो जाती है? माउथ. बक्कल कैविटी आप नोट डाउन कर लो, लिखा नहीं है, नहीं तो सोचोगे 1 से 3 सेगमेंट तक मुंह ही मुंह है उसका. अब आप देखो इसको इंटरनली भी आप इसको सेगमेंट के बेसिस पे पढ़ रहे हो. तो उस साइड पूरा लिखा हुआ है सेगमेंटल. नंबर ऑफ सेगमेंट लिखा है 1 2 3 और यहाँ 34. ठीक है. तो सेगमेंट के नंबर कहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन. तो 1 to 3 सेगमेंट माउथ. आप डाइजेस्टिव सिस्टम का भी सेम पैटर्न पे टेबल बना लेना. ठीक है. ऑर्गन कौन सा है, किस सेगमेंट में है, उसका फंक्शन क्या है. बक्कल कैविटी के बाद क्या आएगा? फेरिंक्स. ठीक है. इनटू मस्कुलर फेरिंक्स. देन आ जाओ एसोफेगस. एसोफेगस का तो फेरिंक्स कहाँ पे चला गया बेटा आपका? 4. 3 to 4. ठीक है. 5 तक भी बोल सकते हो आप. एसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट. जो ट्यूब बनेगी, जो फूड पाइप आप बोलते हो, वो इसमें कितनी है? 5 to 7 सेगमेंट, मतलब 3 सेगमेंट की है. कंटिन्यूस इनटू किसमें ओपन होगी? मस्कुलर गिजर्ड में. क्रॉप और गिजर्ड बताया हुआ था मैंने. तो यहाँ पे अगर क्रॉप वर्ड नहीं दिया है तो आप ध्यान रखो, गिजर्ड जो कि स्टमक की तरह वर्क करेगा, चर्निंग करेगा. क्रॉप होगा अगर तो पहले होगा, होना चाहिए, एक्चुअली होता है. तो क्रॉप और गिजर्ड रहता है यहाँ पे. तो अभी यहाँ तक सीक्वेंस क्या आया बेटा? देखो, माउथ, पेरिस्टोमियम के ओपनिंग है माउथ. ओके. माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद क्रॉप, एंड क्रॉप के बाद गिजर. ओके. तो मस्कुलर गिजर्ड 8 to 9 सेगमेंट. चलो देखते हैं. 8 to 9 सेगमेंट मस्कुलर गिजर्ड एंड 5 to 7 सेगमेंट एसोफेगस. और 5 सेगमेंट में ही फेरिंग्स है. ये आपका 3 के बाद स्टार्ट हो जाता है फेरिंग्स. यहां तक क्लियर है? सेगमेंट मार्क हो रहा है? किसी को भी रिसर्च नहीं करनी है यहाँ पे सेगमेंट वगैरह पे. जस्ट आपको जो थ्योरी में लिखा हुआ है ना, उसको आप देख लो. मैच हो जा रहा है तो ठीक, अदरवाइज आपको प्रेफरेंस थ्योरी को ही देनी. इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीव्स. ठीक है. जो वो फूड ले रहा है ना, जैसे तुम लोग पढ़े हो ना, डट्रीवोर्स में आता है अर्थवर्म. तो उसका काम क्या है? डेड एंड डिके मटेरियल को इनगल्फ करना, डाइजेस्ट करना एंड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्जन कर देना. इनऑर्गेनिक मैटर नहीं बनाएगा डेट्रीवोर. तो ये सारे जो वहां के पॉइंट है उसको आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पहले जो उसने टूटी हुई पत्ती पे या किसी चीज पे अटैक किया है तो उसको अंदर ले जाएगा, क्रॉप में स्टोर होगा, गिजर्ड में क्रशिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा. ठीक है बच्चा. उसके बाद वो आगे जा रहा है, और इस क्रशिंग में जो वो सॉइल पार्टिकल इनगल्फ किया है वो भी हेल्प करेंगे. जस्ट लाइक जैसे मैंने क्रॉप और गिजर्ड आपको बर्ड्स में बताया. ठीक है बच्चा. तो वो वहां पे मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगे. इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द सॉइल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीव्स. कौन हेल्प करेगा? गिजर्ड के लिए लिखा हुआ है. ठीक है. तो एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, एंड देन उसके बाद पूरा गट वाला एरिया स्टार्ट होगा, इंटेस्टाइन वगैरह. गट को डिवाइड कर देंगे, फोर गट, मिड गट, हिंड गट, एंड ये पूरा हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल. अभी यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आएंगे फोल्डिंग, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड. तो यहाँ तक का आपको अलग सेपरेट देखना है एलिमेंट्री कैनाल का. उसके बाद गट वाले पोर्शन में क्या क्या मॉडिफिकेशन है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. द स्टमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट. तो गिजर्ड के बाद क्या दे दिया? स्टमक.
सेगमेंट लिख लेना ब्रैकेट में 9 to 14, तो ऐसे ही आप पाथ बना लोगे, सेगमेंट आप ब्रैकेट में लिखते थे। द फूड ऑफ द अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, एंड अर्थवर्म इज डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स में आता है, फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोजर में आता है। डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स्ड विद सॉइल, वो उसका फूड हो गया। अब ये जब आता है, एंटर करता है, तो आपको पता है किस पे ये ह्यूमिफिकेशन में रोल प्ले करता है, ह्यूमस वाले पोर्शन पे। मतलब लीफ डीके होना स्टार्ट हो चुकी थी, वो समहाउ जेली लाइक अपीयरेंस में रहती है सॉइल पे, ठीक है, एकदम गिरी हुई लीफ पे अटैक नहीं करेगा। तो उसमें कंडीशन होती है, वो एसिडिक होता है, ओके, उसमें होता है ह्यूमिक एसिड। और कोई भी एसिड से ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा तो मुंह ही जल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इनके पास होती है ग्लैंड्स, जिसका सिक्रेशन आएगा आगे की तरफ और उससे ये न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। मतलब बकल कैविटी एसोफेगस से होते हुए भी स्टमक में जो एसिडिक मीडियम वाला मटेरियल आ रहा है, ह्यूमस आ रहा है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर लेगा। क्लियर है बच्चा? प्रेजेंट इन द स्टमक, लोकेशन ध्यान रखो इसका। इंटेस्टाइन स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही। Intestine starts from 15th segment onward and continues till the last segment. तो इसका मतलब 15th से पहले इंटेस्टाइन है नहीं, बाकी चीजें जो आपने पढ़ ली, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, गेजर्ट, स्टमक, वो सब कहाँ है? 15th के पहले। तो एक तो यही ऑप्शन खत्म कर लेना कि कोई भी सेगमेंट इन सब चीजों से पूछेगा तो वो 15 के ऊपर होगा, पहले होगा मतलब, ओके। और इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसको आपको 15 के बाद रखना है। तो ऐसे ऑप्शन तो आउट हो जाएंगे जो इसके आगे पीछे नहीं होंगे। अ पेयर ऑफ शॉर्ट कोनिकल इंटेस्टाइनल सिकी, हम लोगों के सिकम से ये रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अ पेयर ऑफ, अब यहाँ पे मेटामेरिज्म है, तो हर सेगमेंट में ये छोटी छोटी चीजें आपको रिपीटेड दिखेंगी, ओके। अ पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कोनिकल इंटेस्टाइनल सिकी प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, नहीं सिकी रिपीटेड नहीं दिखेगा, ये रहेगा आपका 26 सेगमेंट पे, सिक्रेशन को ऐड करेगा, अगेन ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये सिकी लिखना, सिकी का शेप कैसा है? कोनिकल है, कहाँ है? इंटेस्टाइन में है, 26 सेगमेंट पे, मतलब 15 सेगमेंट के बाद 16 सेगमेंट, 15 से ऑनवर्ड, ओके, जो स्टार्ट हुआ था उसके 26 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट है? एक पेयर सिकी, ओके। चलो एक बार और रिवाइज करो। माउथ, फेरिंग्स, बकल कैविटी, एसोफेगस, ठीक है, क्रॉप, गिजर्ट, स्टमक वाला पोर्शन, एंड उसके अंदर है कैल्सिफेरस ग्लैंड। क्रॉप इधर लिख दिया, गिजर्ट इधर, कुछ भी किसी और स्पीसीज का होगा, ठीक है। एंड देन इंटेस्टाइन आया, फोकस करो सिर्फ इस पे, कैल्सिफेरस ग्लैंड, उसको दिखाने के लिए ये मैसेज। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है टिफ्लोसोम। जैसे हम लोगों में विलाई है, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या हुआ है? इसने लेयर को ये फोल्ड कर दिया, टिफ्लोसोम। चलो हम इमेज पहले दिखा दें। तो डॉर्सल सरफेस की तरफ से जो लेयर है उसको फोल्ड कर दिया, तो अगर ये यहाँ से ऐसे ही चली जाती तो इतना एब्जॉर्प्शन एरिया रहता, इस पे ही फोल्ड बन गया है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो गया। समझ में आई बात? आफ्टर 26 सेगमेंट, सीकी के बाद, ओके, आफ्टर 26 सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd एंड 25th सेगमेंट, जस्ट लाइक जैसे हम लोगों में लार्ज इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है, लेकिन फूड का एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ओके। तो एब्सॉर्प्शन कहाँ तक जरूरी है? पूरे एकदम एनस तक जरूरी नहीं है फूड का, फिर तो एक्सक्रीटा मटेरियल फॉर्म होने लगेगा, तो पीछे से 23 to 25 सेगमेंट आपको माइनस कर देना। समझो, इंटेस्टाइन पूरी प्रेजेंट है, गट वाला रीजन जो स्टार्ट हुआ स्टमक के बाद वो पूरा प्रेजेंट है एनस तक,
लेकिन वो जो टिफ्लोसोल का फोल्ड हमने बात की वो 26 सेगमेंट के बाद और मतलब पहले नहीं है, और 23 और 25 सेगमेंट पीछे से आप छोड़ दो लास्ट को तो नहीं। अगेन हम समझा रहे, ध्यान से सुनो। स्टार्ट हुआ था 15th ऑनवर्ड्स इंटेस्टाइन। ओके, टिफ्लोसोल कहाँ से स्टार्ट हुआ? 26 के बाद। 26 पे क्या था? सीकी। ओके, इसके बाद फोल्ड आया, फोल्ड है टिफ्लोसोल। तो टिफ्लोसोल को क्या बोल रहे हैं? यहाँ नहीं है। देखो 15 के पहले वाला तो सवाल ही नहीं है क्योंकि वो फोल्ड है इंटेस्टाइन का। ओके, तो इंटेस्टाइन के 15 टू 26 रीजन तक वो नहीं प्रेजेंट है, अब्सेंट हो गया। और लास्ट 23 तो 25 सेगमेंट को कह रहा है वहां पे फोल्डिंग नहीं होगी, मतलब फिर से वो स्ट्रेट हो जाएगी। क्लियर है? जैसे हम कहें ये फोल्ड हमने कर दी, तो पहले 15 के बाद से 26 तक ये फोल्डिंग है, ऐसे आ रही है इंटेस्टाइन। उसके बाद इसने फोल्ड बना लिया, फोल्ड से क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ गया। फिर ये लास्ट 25 23 को छोड़ दो, वहां तक ये फोल्ड है। उसके बाद फिर से ये क्या होगा? स्ट्रेट हो और एनस तक चलेगी। इज इट क्लियर? तो टिफ्लोसोल का फॉर्मेशन, टिफ्लोसोल का लोकेशन, टिफ्लोसोल एब्सेंट कहाँ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इंक्रीजेस द effective एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। जो फूड का डाइजेशन हो रहा है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इसने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ये सब क्वेश्चन आज अगर ध्यान से सुनोगे ना तो ये पढ़ना भी नहीं पड़ता है, याद रह जाता है। द एलिमेंट्री कैनाल opens to the exterior by a small rounded aperture called anus। सबसे एंड सेगमेंट में होगा क्योंकि आपने बोल दिया है कि स्ट्रेट है, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट है फ्रॉम माउथ टू एनस पूरे बॉडी में, फर्स्ट सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट। तो लास्ट वाले सेगमेंट पे ही एनस होगा। द इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल बिकॉज इट इज डेट्रीवोर्स। तो ये हमेशा अटैक किस पे कर रहा है, मतलब खा क्या रहा है? डेड एंड डीके मटेरियल। ओके, तो ऑर्गेनिक वो रिच होगा, उसके अपने बायो मॉलिक्यूल होंगे। एक लीफ का टुकड़ा अगर गिरा है, एक लकड़ी का टुकड़ा गिरा है, कुछ भी, या कोई इंसेक्ट मर रहा है वहां पे, मर चुका है, उसकी बॉडी पड़ी है, तो उसके अपने बायो मॉलिक्यूल होंगे। ओके, जिसका ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, लिपिड होगा, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। तो वो सभी क्या होंगे? वो ऑर्गेनिक रिच सॉइल। तो ऑलरेडी प्रेजेंट है मिट्टी, तो उसको क्या बोल दिया? ऑर्गेनिक रिच सॉइल। passes through the digestive tract where digestive enzymes break down complex food। क्या बोलते हैं इनको? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन का डेफिनेशन ही यही है कि कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल को कन्वर्ट कर देना है सिंपलर फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बच्चा? तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर, और स्मॉल को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स वाई वर्ड आ गया स्मॉलर एब्जॉर्बेबल यूनिट्स। तो अगर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है तो एब्जॉर्बेबल यूनिट उसकी क्या हो जाएगी बेटा? अमाइनो एसिड। ओके, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है तो एब्जॉर्प्शन यूनिट क्या हो जाएगी? ग्लूकोज। ओके, क्लियर है? तो in the ingested organic soil passes through the digestive sac where digestive enzymes break down complex food into smaller absorbable unit। उसके बाद होगा assimilation। This is also known as hydrolytic enzymes। ये समझ में आ गया? These simpler molecules are absorbed through intestinal membranes and are utilized। फिर ओपन क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो चला जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड दिस इज एसिमिलेशन। ओके, और इस चैप्टर के बाद जो स्टार्ट होगा वही डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सब चीजें मैं वहां पे पूछूंगी आपसे, अटेंटिव होकर जरा सुना कर। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये इस पोर्शन का क्या हो जाएगा बेटा? टीएस। दिस वन इज ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन में आपको टिफ्लोसोल दिख रहा है। टिफ्लोसोल के बीच में जो
ये वाली जगह होगी, दिस इज एलिमेंट्री गट। ये कभी गट नहीं होगा बेटा, है ना। उसने फोल्ड बनाया, जो सिलोमिक एपिथेलियम आप बोल रहे थे वो लेयर ने फोल्ड बना के, क्लियर। तो अंदर यहाँ पे बीच में है इंटेस्टाइन का ल्यूमेन, ये वाले फोल्ड में ल्यूमेन नहीं ले जाना। समझ में आ रहा है, पहले ये सब क्वेश्चन आते थे, अभी थोड़ा सा चांस कम है, लेकिन आप इसको समझो। ठीक है, तो डोर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड प्रेशर थिक होती है डोर्सल। चलो इस पे अभी सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, ये पहले होगी ये बाद में। सेलोमिक लाइनिंग, टिफ्लोसोल फोल्डिंग, देखो देखो ये ट्यूब विद इन ट्यूब। चलो अच्छा हम समझाते हैं थोड़ा इसको। ट्यूब विद इन ट्यूब से चलते हैं, और एनाटॉमी में जो हमने एपिथेलियल पढ़ लिया और गट में हम देख रहे हैं उस तक आते हैं। ओके, तो ट्यूब विद इन ट्यूब है, तो पहली ट्यूब ये वाली हो जाएगी, ये वाली लेयर को अगर आप ले लो। ओके, दूसरी ट्यूब गट वाली ये है, इसके ऊपर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम का पार्ट दिखेगा। अब इसके बीच में जो है दैट वन इज सिलोमिक कैविटी। लेवल पे ध्यान मत दो, जो हम बता रहे हैं वो सुनो ध्यान से, है ना। दैट इज सिलोमिक कैविटी। ओके, इस सिलोमिक कैविटी के अंदर जो वॉल से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है वो बन रहा है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में इस इमेज में टिफ्लोसोल को शो किया। टिफ्लोसोल डॉर्सल साइड से जो इनर लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसके फोल्ड से बना। ओके, तो इंटेस्टाइन कहाँ जाएगा, फोल्ड के नीचे। दिस एरिया इज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। ओके, अब जो भी यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लोकेशन कई सारी मिल गई, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ गया। वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ से एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये जो फोल्ड आया है उसमें भी एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके ऊपर भी आपको ब्लड वेसल दिख रही है, इसके नीचे भी आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है। तो ब्लड वेसल्स में वो डिफ्यूज हो जाएगा, एसिमिलेट होगा। अब जहां रिक्वायरमेंट है, सभी लिविंग सेल को रिक्वायरमेंट है, वहां तक वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम। इज इट क्लियर? हम्म, टिफ्लोसोल स्ट्रक्चर समझ में आया? कहाँ एब्सेंट होगा, कहाँ तक प्रेजेंट होगा, ये आप मार्क करके एक छोटा सा नोट्स बना लेना। टिफ्लोसोल है क्या, फोल्डिंग है, किधर है, डॉर्सल फोल्डिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनर फोल्डिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सिलोमिक कैविटी में फोल्ड नहीं बनाना है, गट का, गट के अंदर हमें एब्जॉर्प्शन एरिया बना। ओके बच्चा, चलो फेरेटिमा जो दूसरा स्पीसीज है, exhibits a closed type of blood vascular system। सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ गए, जो 5 मिनट का ब्रेक ले लो तुम, फिर ये देखो। चलो एनसीईआरटी का इमेज एक बार फिर से देख लो। तो एसोफेगस, गेजार्ड, स्टमक, एंड देन प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जहां से टिफ्लोसोल स्टार्ट हुआ है। तो प्राइमरी वाला क्या हो जाएगा, प्री। ओके, देखो 15 सेगमेंट के ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है। ओके बच्चा, एंड ये आपको ब्रॉड दिख गया, एरिया में बड़ा दिखा है। ओके, फिर सिकम की पोजीशन दी हुई है 26, ये है सिकी। ओके, देन उसके बाद ऑनवर्ड चल रहा है। अब ये हो सकता है 100 सेगमेंट का है, हो सकता है 120 का है, हो सकता है 125 का है। तो पहले सेगमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज बनते थे, और अभी भी पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ा एमसीक्यू नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस को वो यूज करेगा कि टोटल सेगमेंट दे देगा और पूछेगा कि टिफ्लोसोल किस रीजन में प्रेजेंट, कितने सेगमेंट है, और उसमें लास्ट 25 23 नहीं दिया हुआ है। तो आपको सिंपल जो नंबर ऑफ सेगमेंट है उससे माइनस कर लेना, 25 23। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ, सर्कुलेटरी सिस्टम। जीनस फेरेटिमा के साथ स्पीसीज लिख लो, पोस्थुमा, कोलुम्ब्रिकस, टेरेस्ट्रिस एंड फेरेटिमा पोस्थुमा। Exhibit a closed type of blood circulatory system या blood vascular system consisting of blood vessels, capillaries and heart। एंड हार्ट हमने यहाँ पे आपको बताया था कि दिस इज नॉट अ रियल हार्ट, दिस इज लार्ज ब्लड, लार्ज
ब्लड वेसल, ठीक है। पंप करने की कैपेसिटी है इन वेसल्स के पास और वही इसमें हार्ट का काम कर रहे हैं। ड्यू टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, मतलब हीमोसील नहीं होगी यहाँ पे। कॉन्ट्रेक्शन कीप ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन मतलब पंपिंग, ओके। जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से ब्लड का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में बना रहेगा। स्मॉलर, ये क्वेश्चन है बेटा सा, स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड द बॉडी वेल। फिर वेसल्स की थिकनेस कम होती जाती है, छोटी होती जाती है, फाइन होती जाती है, उसके बाद वो सप्लाई जहां पे उनको लास्ट में डिलीवर करना है वो, या वहां से रिसीव करना है वेस्ट मटेरियल को, तो वो काम वो करेंगे, तो वो क्या होंगे, कंपैरेटिवली स्मॉलर ब्लड वेसल्स होंगी। देन अगेन सेगमेंट का नाम आ रहा है, अंडरलाइन कर लेना। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट, ओके। तो फेरिंग्स एरिया भी है, हिडन है इसमें, ये फेरेंजियल एरिया हो गया। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड ग्लैंड है तो कुछ सिक्रीट करेगी, सिक्रीट करने में ही बात हो रहा है कि अभी इनको बोन मैरो वगैरह है नहीं, कोई एंडोस्केलेटन है नहीं, कोई ऐसा लोकेशन नहीं है जहाँ ब्लड का फॉर्मेशन हो सकता है, तो दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड फॉर्मेशन। तो इनके पास क्या होगा, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करेंगे और उसको ब्लड के लिक्विड पार्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व कर देंगे। ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर, ओके, बल्क अमाउंट में इनगल्फ करेंगे। तो उनके लेवल का ये इम्यून सिस्टम हो गया बेटा, है ना। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का दिख रहा है, लार्जर ब्लड वेसल्स को ही हम हार्ट कह रहे हैं, वहां से पंप हो रहा है ब्लड, छोटी छोटी कैपिलरीज, छोटी छोटी स्मॉलर ब्लड वेसल्स से जहां सप्लाई देना होगा वहां पे सप्लाई मेंटेन करेंगे। लेकिन जो ब्लड वेसल्स जो थिक है उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हार्ट, ओके। नंबर में क्या होगा, 5। पोजीशन क्या होगा बताओ, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा वाला फीचर, डॉर्सल लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो डॉर्सल पोजीशन पे अगर आप हार्ट की बात भी कर रहे हो तो वो कहाँ हो जाएंगे, डॉर्सल। अब देखो आपकी इमेज में आपको 5 ढूंढना नहीं है, अगेन हम बार बार बोल रहे हैं, जो थ्योरी चल रही है, थ्योरी और इमेज जरूरी नहीं है कि मैच करे। 1 2 3 4 दिया हुआ है, ओके बच्चा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या जा रहा है, पर्पल वाला क्या जा रहा है आपका, मतलब क्या शो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है यहाँ पे। ऐसा अभी यहाँ पे कुछ मिक्सिंग विक्सिंग का है नहीं, बट ये उस तरीके से यहाँ पे डायग्राम आपको दे दिया हुआ है। तो ब्लड वेसल्स ये वाले पंप करेंगी, तो डॉर्सल ब्लड वेसल्स थिक होती है, साइज में ब्रॉडर होती है, उससे सप्लाई बाहर निकलेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड जो वहां पे कलेक्ट होगा जिसमें वेस्टेज डिसॉल्व हो जाएंगे वो सब वापस फिर इन्हीं ब्लड वेसल्स की तरफ आएंगी, और ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज चल रहा है वो सरफेस से चल रहा है, तो फ्लो के साथ साथ में वो CO2 को एक्सपोज करते जाएंगे, मतलब रिलीज करते जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ लंग्स जैसा तो कुछ है नहीं, क्लियर है। चलो, ये इमेज एनसीईआरटी का है, देख लो एक बार, डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, ओके। देन lateral hearts, these are large blood vessels, ओके। एसोफेगस वाले पोजीशन में है इसलिए इसको क्या बोल दिया है, एसोफेजियल हार्ट। छोटी छोटी वहीं से वैसा कैपिलरीज ब्लड वेसल्स निकलेंगी और वो गट के उस रीजन को सप्लाई भी देती रहेंगी, ब्लड की सप्लाई भी मेंटेन रहेगा, ओके। कमिशरल वेसल्स जो फ्यूज हो रही, ठीक है, ट्रांसवर्स ऐसे फ्यूज होते जाएंगे, लैडर लाइन वर्ड आ चुका है, ये भी एनिमल किंगडम में। लैटरल एसोफेजियल वेसल, ओके, ये वाला हार्ट था, जो फाइन वेसल पे लेबलिंग पूछेगा तो वो एसोफेजियल रीजन से दिखाएगा, तो उसको आप लैटरल एसोफेजियल वेसल। एंड देन एंटीरियर लूप्स फोल्ड, जो हार्ट से निकलते हुए, मतलब जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल से निकलते हुए
फोल्ड, ओके, एंटीरियर पोजीशन की तरफ है, दैट्स व्हाई ये एंटीरियर। एंड देन क्या आएगा, न्यूरल वेसल को दिखा दिया, मतलब वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो जानी थी नंबर में 2 और विदाउट फ्यूजन वेंट्रल साइड पे जाएगी, नर्व रिंग बनेगी और वहां से निकलेगी। ठीक है बच्चा, तो कुछ इस तरीके से सिस्टम आपको दिख रहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे पूरे बॉडी के लेंथ में सिलेंड्रिकल स्ट्रेट जा रही है और उससे कमिश्यर्स निकल रहे हैं जो इस तरीके से हर सेगमेंट में ब्लड की सप्लाई को मेंटेन किए हुए हैं लैडर लाइक स्ट्रक्चर से। देखो अब ये सब इसके टिश्यूज दिख रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे देखो आप हार्ट देख रहे, ओके, मतलब लार्ज वेसल्स है एसोफेजियल एरिया में। I have got 5 hours to pump my blood. चलो, अर्थवर्म लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइस, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आए तो ब्रीदिंग डिवाइस नहीं होगा कोई, अभी लंग्स वगैरह गिल्स वगैरह की बात नहीं होगी। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर्स थ्रू द मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम डायरेक्ट डॉर्सल भी जा रहा है, वेंट्रल भी जा रहा है, कमिश्यर्स भी है और इसके चारों तरफ से एक इंटोगमेंट है, एनवलप है, तो सब जगह से वहां पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर है बच्चा? सिंपल, देखो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग CO2 बाहर की तरफ आ रहा है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमेशा जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो लोअर होगी इंटरनल बॉडी से, दैट्स व्हाई CO2 अपने हायर से लोअर बाहर की तरफ आ गया, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हायर होगा इंटरनल बॉडी से, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? और फिर ब्लड में फिर सेल्स तक पहुंचता रहेगा। नाउ आ जाओ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन्स अकर एज सेगमेंटली और अरेंज्ड कॉइल। जब हम लोगों ने मेटाबेरिस पढ़ा था तो हम लोगों ने बात किया था कि कुछ सिस्टम, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन हर सेगमेंट में रिपीट होते हैं। जैसे हम बोले नर्व कॉर्ड, तो वो हर सेगमेंट में जा रही है, उससे निकलने वाली नर्व्स वो हर सेगमेंट में जाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स तो हर सेगमेंट के ऊपर से और नीचे से जा रही है, उससे निकलने वाली ब्लड, फाइन ब्लड वेसल्स हर सेगमेंट में रिपीट हो रही है। एलिमेंट्री कैनाल हर सेगमेंट में है बट ऑर्गन रिपीट नहीं हो रहे हैं, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। तो ऑर्गन्स हम नहीं बोलते कि हर सेगमेंट में रिपीट हो रहा है, वो पूरा स्ट्रेट है, तो वहां पे नंबर ऑफ ऑर्गन्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, बस एलिमेंट्री कैनाल हर सेगमेंट से जा रही है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो रिपीटेशन में आपका एलिमेंट्री कैनाल नहीं आता। एक्सक्रीटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं बेटा। occurs as segmentally arranged coiled tubules called nephridia. ये coiled tubules nephridia, ठीक है। नेफ्रॉन होता है हायर में, किडनी की एक सिंगल फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उस जैसा अभी ऑर्गन यूनिट बनता है, किडनी नहीं बना है लेकिन प्रिमिटिव टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम वहां पे चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नेफ्रॉन से ही रिलेटेड है नेफ्रिडिया वर्ड, सिंगल को नेफ्रिडियम बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सेप्टल नेफ्रिडिया, अगेन नेफ्रिडिया का नाम, लोकेशन एंड नंबर, इस तरीके से आप बनाओगे टेबल। सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टम, तो अगर हम ऐसे बनाए तो ऐसे पड़े प्रेजेंट होगी सेप्टल नेफ्रिडिया। छोटा छोटा इमेज बनाओ, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे हम, सेप्टल नेफ्रिडिया। कहां से प्रेजेंट है, सेप्टा ऑफ सेगमेंट 15 टू द लास्ट दैट ओपन इनटू इंटेस्टाइन। लास्ट वाला किधर जा रहा है ना, तो मतलब लास्ट तक 15 सेगमेंट से लेके लास्ट तक। आपकी इंटेस्टाइन कहां से स्टार्ट हुई थी, 15th ऑनवर्ड्स इंटेस्टाइन स्टार्ट, मतलब पूरे इंटेस्टाइनल एरिया में सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। दो सेगमेंट के बीच का जो, अब ये इंटरनल है ना तो सेप्टा वर्ड यूज करेंगे, एक्सटर्नली हमने ग्रूव वर्ड यूज किया था, तो ग्रूव और सेप्टा में डिफरेंस है।
वो बाहर से दबा धसा हुआ पार्ट हो गया और ये अंदर से सेप्टा हो गया, कर्टन की तरह हो गया। ठीक है बच्चे, तो सेप्टल नेफ्रीडिया हो गया। लोकेशन ध्यान रखना। इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया, इंटुगमेंट मतलब कवरिंग, लाइनिंग। ठीक है, तो जैसे उसके बॉडी उसके सरफेस से समझ लो ये सेप्टा पे गया, और अगर हम एक टीएस से अब दिखा सकते हैं बेटा इसको, ठीक है, ऐसे दिखेगा तो इधर आपको क्या रहेंगे, इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया। ओके, ये वाला जो हम बात किए वो यहाँ पे दिखेगा। इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच टू लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल, लोकेशन ऑफ सेगमेंट 3 टू द लास्ट, दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस, बाहर की तरफ ओपन हो रहे हैं। ये कहाँ ओपन हुए, इंटेस्टाइन में ओपन हुए। ओके बच्चा, अब आप बताओ मुझे ऐसा सेगमेंट कौन सा है जहां पे बोथ इंटुगमेंट्री और सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट। क्वेश्चन सुनो, आंसर करो। ऐसे सेगमेंट कौन से हैं जिसमें दोनों सेप्टल और इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। 15 से लेके लास्ट तक। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है इंटुगमेंट्री स्टार्ट थर्ड से हुआ है, तो ऐसे सेगमेंट जहां पे इंटुगमेंट्री सेप्टम अकेले प्रेजेंट है, फेरिंजियल को छोड़ दो, वो आ जाएगा इसी एरिया में, है ना। वो क्या हो जाएगा आपका 3 to 15। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आ जाओ फेरिंजियल, इसका तो नाम ही इसकी लोकेशन बता रहा है, फेरिंग्स वाले एरिया में जो नेफ्रीडिया प्रेजेंट। अब 3 वाले पोर्शन में आपको इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया भी आ जाएगी। क्लियर, तो फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज 3 पेयर्ड टफ, ये गुच्छे की तरह प्रेजेंट होगी, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बोलते हैं इसको, है ना। फेरेंजियल नेफ्रीडिया, और फिर क्लाइटेलम में बहुत रिच होता है तो उसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। 3 पेयर्ड ऑफ टफ, तो इसको बोलते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडियल टफ्ट। ओके, इन द 4th, 5th, 6th, तो ये किसके साथ ओवरलैप करेगा इस रीजन में, और कौन सा है, इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया। खुद से 1 मिनट 2 मिनट शाम को देखना है इसको, आपको समझ में आएगा हम क्या पूछ रहे हैं। सेगमेंट लिखो और देखो उसमें कॉमन वाला सेगमेंट कहाँ जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन नेफ्रीडिया के लोकेशन से पूछे जाते हैं बेटा। चलो अब यहाँ देखो, देखो ये फेरिंग्स वाला एरिया, फेरिंग्स फेरिंजियल एरिया से आपको ये टफ्ट दिख रहा है। ओके, ओपनिंग इसकी कहाँ होगी, गट में, एलिमेंट्री कैनाल। अब बताओ कौन से नेफ्रीडिया की ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल में है, फेरेंजियल और सेप्टल। ठीक है बच्चों, और इंटुगमेंट्री की ओपनिंग कहाँ है, बॉडी सरफेस में। चलो लेबलिंग देखो, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स। चलो ब्लड ग्लैंड, ब्लड आपको पता है कि अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है तो पास में ब्लड ग्लैंड होना चाहिए, उसी से बोलेगा एक्सक्रीटरी मटेरियल। डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया, ओके, ओपनिंग हुआ उसका कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल में। टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया, गुच्छे, इन सभी के आसपास बेटा कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज रहेंगे। इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया आपको नंबर में कम दिख रही है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रही है पूरा। सेप्टल नेफ्रीडिया, यहां से आप आ जाओ, ठीक है, टिफ्लोसोल से साइज आपने देखो, एक्चुअली वो अंदर फोल्ड बढ़ रहा है, यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइज बढ़ गया, इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ गया। ओके, जहां से इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ गया वहां से आ गया है सेप्टल नेफ्रीडिया। क्लियर है, और एंड तक, तो कहां से लिखे हम इसको, फ्रॉम क्या लिखा हुआ था, सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेस्टाइन से लिखा हुआ है ना, तो 15, और टिफ्लोसोल तो 26 से रहेगा, तो 15 टू एंड। इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होगी वहां से सेप्टल नेफ्रीडिया रहेगी बेटा, वही है, इमेज में देखने जाओगे तो आप फर्स्ट हो। एंड फॉरेस्ट ऑफ इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया, तो 14, 15, 16 कौन सा रीजन था ये, क्लाइटेलर रीजन। तो क्लाइटेलर रीजन में एक्टिविटी ज्यादा होती है, दैट्स वाई वहां पे एक्सक्रीटरी मटेरियल ज्यादा सिक्रीट होंगे, इसलिए वहां पे टफ्ट ऑफ एक जो फॉरेस्ट लाइक घना नेफ्रीडिया दिया गया। ओके बच्चा, तो फॉरेस्ट ऑफ, और वो कौन से नेफ्रीडिया का होगा,
इंटुगमेंट्री नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया की लोकेशन तो फिक्स हो गई, सेप्टा पे ही है वो, तो फैल तो सकता नहीं है। ओके बच्चा, और फेरेंजियल नेफ्रिडिया की लोकेशन फिक्स हो गई। तो अगर हम कह रहे हैं कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया प्रेजेंट है 14, 15, 16 रीजन में, तो कौन सी नेफ्रिडिया फॉरेस्ट बना रही होगी? एक ही ऑप्शन बचता है, इंटुगमेंट्री। ठीक है बच्चा, ये क्लियर है? टाइप्स में 1, 2, 3, सेप्टल, इंटुगमेंट्री एंड फेरेंजियल। ठीक है, अब एक सेगमेंट ऐसी इमेज हमने पहले भी दिखाई हुई है आपको। ये हो गया आपका ओपनिंग एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल ओपनिंग हो गया, बाहर आ जाएगा एक्सक्रीटरी मटेरियल। ये हो गया आपका फनल, नेफ्रिडियल फनल, जो हमेशा प्रीवियस जो आप नेफ्रिडिया बोलोगे उसके पहले वाले सेगमेंट में ओपन रहता है। तो यहां से स्टार्ट होता है एक नेफ्रिडिया और यहाँ पे एंड होता है, और बीच में आप देखो इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज हैं, ताकि वो एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल मटेरियल कर सके। बॉडी को जो वापस चाहिए वो भी वहां पे वापस जाना चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर है? यहाँ पे इसकी अब ये आपकी इंटुगमेंट्री वाला देखो आप, ये बाहर की तरफ पोर ओपन हो गया, तो ये इंटुगमेंट्री है और ये सिलोमिक फ्लूइड में ओपन रहे। क्लियर है बच्चों? These different types of nephridia are basically similar in structure. Structurally हम कह रहे हैं बेसिकली इनका सबका एक जैसा होता है। नेफ्रिडिया रेगुलेट, अंडरलाइन कर लो, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ओके, सिर्फ एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालना नहीं होता, बॉडी का फ्लूइड भी मेंटेन करना होता है। जैसे हम लोगों में हमने एग्जांपल दिया कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को 200 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन हम 3 से 4 लीटर जो नॉर्मल रेंज है वो भी हम लोग नहीं पीते। समझ में आ रहा है? तो बॉडी फ्लूइड को भी तो किडनी ने मेंटेन किया। 200 लीटर मतलब आपके घर में रखी हुई पानी की टंकी, तो उतना अगर आपको पीना हो तो दिन भर आप पानी पीते रहो और कोई काम ही नहीं होता। तो वो सारी जिम्मेदारी किडनी की हो गई, तो उसको भी आप ध्यान में रख के ये चीज मेंटेन करो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड मेंटेन द बॉडी फ्लूइड, ये भी होता है। A nephridium starts out as a funnel, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, that collect excess fluid from the coelomic chamber। अंडरलाइन करना बेटा, coelomic chamber, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से नहीं ले रहा है वो, coelomic chamber से ले रहा है। तो कौन सा फ्लूइड होगा यहाँ पे? coelomic fluid। The funnel connects with a tubular part of nephridium which delivers the waste through a pore to the surface in the body wall into the digestive tube। डाइजेस्टिव ट्यूब में ओपन कर दिया मतलब सेप्टल नेफ्रिडिया हो गया। ओके बच्चों, सेप्टल नेफ्रिडियम, फेरेंजियल नेफ्रिडिया occur in segment 15 and onwards, occurs in segment 4, 5 and 6। Attached to the septa, आप अपना सेगमेंट ध्यान रखना जो एनसीईआरटी में मेंशन, attached to the septa, okay, lie on the sides of the gut, टफ्ट बनेगा साइड में। Their number varies from 80 to 100। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया। 80 to 100 सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट हो सकती है एक सेप्टा पे या पर सेगमेंट। ओके बच्चा, देयर आर ओनली 3 पेयर ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो टफ्ट है। ओके, टफ्ट है, गुच्छे है। रिमूव मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड, ये ध्यान रखो, ये भी लिखना है आपको। ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड दोनों जगह से ले रहे हैं, एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया सिर्फ ब्लड से लेंगे। ठीक है, फेरेंजियल नेफ्रिडिया सिर्फ ब्लड से ले रहे हैं। सिलोमिक फ्लूइड जिसका फनल सिलोमिक फ्लूइड में हुआ, तो सिलोम में हुआ, तो वहां से आ रहा है ना वेस्ट बेटा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेप्टल नेफ्रिडिया। These nephridia discharge their excretory matter into lumen of alimentary canal। Okay, the duct of nephridia of 6 segment open into buccal cavity। तो alimentary canal वाला जो आपको मैंने पॉइंट बताया था, कैसे नेफ्रिडिया जो बक्कल कैविटी में ओपन होंगे। ओके, बक्कल कैविटी में चला गया, एंड वाइल डक्ट ऑफ नेफ्रिडिया ऑफ 4th and 5th
सेगमेंट ओपन इनटू फेरिंग्स। चलो तुम इमेज पे आओ, वहां मैं लिखवा देती हूँ। ये जो एनसीईआरटी का इमेज है ना, इसको आप ध्यान से देखो। तो फर्स्ट पेयर की ओपनिंग कहाँ आ रही है? बक्कल कैविटी में। सेकंड और थर्ड की ओपनिंग कहाँ आ गई? फेरिंग्स में। ये लिखा है। अब वो थोड़ा लेवल अप हो गया और वो सब पीवाईक्यू है। ठीक है बच्चों। अब क्या बचा? नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव। चलो सुनो। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया। देखा था हमने कि नर्वस सिस्टम नर्व फाइबर सेलेंट्रॉन से डेवलप, सेलेंट्रेटा से डेवलप होने लगे थे, और यहाँ पे टफ टफ नर्व्स की बात होने लगी थी, गैंग्लियन बनने लगे थे। ठीक है। एंड एनिलिडा में तो हम लोग नर्व रिंग तक पहुंच गए थे, रिंग बन रहा था। क्लियर? सिविलाइजेशन के लिए बात कर रहे थे। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर। ये अब वहां का भी क्वेश्चन है, यहाँ का भी है। वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड। एक वर्ड इसमें छूट रहा है, सॉलिड। ओके, सॉलिड पेयर है, नंबर में 2 है, पोजीशन क्या है? वेंट्रल। हम लोगों में क्या होता है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ना। तो इनमें क्या होता है? वेंट्रल सॉलिड पेयर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल सिंगल है एंड इधर पेयर है। द नर्व कॉर्ड इन एंटीरियर रीजन, अगेन सेगमेंट आ रहा है। अब नर्वस सिस्टम के सेगमेंट लिखना, एक अलग टेबल, छोटे छोटे टेबल बनेगी। थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट बाइफरकेट। ठीक है, रिंग कैसे बनेगी? नर्व रिंग तक आपको आना है ना। तो थर्ड और फोर्थ की जो नर्व कॉर्ड है बाइफरकेट, वो ऐसे आया है तो नर्व कॉर्ड है, और बाइफरकेट हुई तो ऐसे हुई, फिर लैटरली गई और ऊपर ऐसे आ गई तो बीच का एलिमेंट्री कैनाल चली। ठीक है, तो इट बिकम्स नर्व रिंग। ओके, बाइफरकेट लैटरली इनसर्कलिंग द फेरिंग्स। वहां पे भी ये पॉइंट मैंने बताया था एनिमल किंगडम में। तो फेरेंजियल सर्कल बनाता है नर्व रिंग फेरिंग्स के चारों तरफ, एंड जॉइंस द सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग। सेरेब्रल गैंग्लिया से वो सर्कल जो बना वो फ्यूज करेगा एंड फाइनली क्या बन जाएगा? नर्व रिंग। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है और वो नीचे से ऊपर ऐसे चारों तरफ से बना रहेगा। देखते हैं इमेज। दिस वन इज सेरेब्रल गैंग्लियन एंड ये बाइफरकेट होके नीचे से बाइफरकेट होके आया। अब वेंट्रल नर्व इतनी पास पास होती है कि वो आपको फ्यूज दिखती है, बट दीज आर इन 2 नंबर में ये 2 है। ओके, फिर हर सेगमेंट में आपको गैंग्लियन दिख रहा है तो सेगमेंटल गैंग्लियन कह देंगे। तो नर्व रिंग में क्या क्या है बेटा? नर्व कॉर्ड है। ओके, नर्व कॉर्ड किस सेगमेंट में? थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में बाइफरकेट हो गई, और किससे जाके जुड़ गई है? डॉर्सल पोजीशन पे वेंट्रल से नर्व कॉर्ड आई, नर्व कॉर्ड बाइफरकेट हुई एंड ऊपर जाके सेरेब्रल गैंग्लियन से जुड़ गई। ओके, एंड फाइनली बन गया आपका नर्व रिंग। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, नर्व रिंग इज इक्वल टू वेंट्रल बाइफरकेट नर्व कॉर्ड प्लस 2 सेरेब्रल गैंग्लियन। ये कहाँ होंगे? डॉर्सली होंगे। ये सब मेरा अपना तरीका होता है सेंटेंस से क्वेश्चन निकालने का। इसी चीज को आप जितना हैबिट में रखोगे उतने आपके क्वेश्चन टिप पे रहेंगे। क्लियर? द सेरेब्रल गैंग्लिया along with other nerves in the ring integrate sensory input as well as command muscular responses of the body। लोकोमोशन में हम बोल रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट रोल पैरापोडिया या सीटे का नहीं है, इंटरनल जो मसल्स है उनका रोल है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का। ठीक है बच्चा, तो उसको भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। तो मसल से रिलेटेड या बाहर से रिलेटेड कोई भी सेंसरी सिस्टम से जो सिग्नल आ रहे हैं उसको रिसीव करके प्रोसेस कौन कर रहा है? सेरेब्रल गैंग्लियन। तो ये ब्रेन का ऐसा पार्ट हो गया जहां पे प्रोसेसिंग चल रहा है, सीपीयू बोल सकते हो आप इसको। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आईज, अभी आंखें तो है नहीं,
बट फोटो रिसेप्टर्स होंगे इनके पास. डज पॉजेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन रिसेप्टर सेल्स. ओके, thermoreceptor and photoreceptor. To distinguish the light intensities and to feel the vibration in the ground. और कहाँ पे होगा ये? एंटीरियर पार्ट में. ठीक है बच्चा, एंटीरियरली होगा तो मतलब आपको पेरिस्टोमियम की तरफ दिखेगा, ये पेरिस्टोमियम से अटैच दिखेगा और कुछ प्रोस्टोमियम पे दिखेगा. ओके, एंड इवन प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में एक पूछता है तो प्रोस्टोमियम होगा, क्योंकि बॉडी का वो पार्ट जो सबसे पहले सॉइल से इंटरेक्ट कर रहा है दैट इज द फ्लैग, तो प्रोस्टोमियम. लेकिन दोनों को अगर स्पेसिफिक नहीं किया है तो एंटीरियर पार्ट. क्लियर है? वर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड केमोरिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर. ठीक है भाई, उसको भी तो टेस्ट सेंस करना है, जो वो खा रहा है वो टेस्टी है या नहीं, वो तो उसके लिए वही डिलीशियस है बेटा. तो टेस्ट रिसेप्टर विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई. खाना है नहीं खाना है, कैसे लेना है, अंदर क्या करना है. These sense organs are located on, this is the question, anterior part of the worm. ओके, देखो अब ये फोटो रिसेप्टर हो गए, सेंसर्स हो गए, लेयर्स एपिथेलियम में सेल्स मॉडिफाइड और वहां से नर्व्स जुड़ी हुई है. ओके, दीज आर द सेल्स जिससे नर्व्स जुड़ी रहेंगी और वो उसको सिग्नल ट्रांसपोर्ट कर देंगे. ठीक है, लाइक हम लोग ओमेटिडियम भी मैंने बताया, रेटिना भी थोड़ा सा बताया था, विजन भी बताया था. तो इस तरीके से ये सेल्स होती है जो सिग्नल्स को ले रही है. फोटो रिसेप्टर्स देखो, स्पेस मॉडिफाइड. ओके, और इनका लिंक किससे होगा? नर्व से होगा, ताकि वो सिग्नल उसको सेंस करके ट्रेवल करा सके. ठीक है, चलो यहीं पे एंड करते हैं. कल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, और कॉकरोच स्टार्ट करेंगे.